हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स एकेडमी। हमारे एकेडमी आपको फ्री में एडवांस मैथ और अर्थमेटिक का पूरा कोर्स प्रोवाइड करा रही है। एडवांस मैथ में आपका टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा, जिसकी कुछ क्लासेज हो चुकी हैं और कुछ बाकी हैं। और इसी प्रकार अर्थमेटिक की बात करें तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक हो चुका है, डिस्काउंट का हो चुका है और साथ ही साथ परसेंटेज का भी हो चुका है। आज से हमारी एकेडमी की तरफ से नई क्लास स्टार्ट हुई हैं, इसकी सिंपल इंटरेस्ट की। बच्चों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने मैथ के साथ साथ जीएस को भी तैयार किया है, जिसमें हम आपको जीएस पढ़ाएंगे, यानी कि जीके पढ़ाएंगे। जीके और जीएस में डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि जीके में हम बेसिक सी बात पढ़ते हैं और जीएस में का मतलब है जनरल स्टडी, यानी कि सामान्य अध्ययन। अध्ययन के दौरान हम उसकी बेसिक फैक्ट्स साथ साथ उनकी डिटेल भी पढ़ते हैं। और यहाँ हम ऐसा नहीं कि बिल्कुल फैक्ट्स पढ़ेंगे, उसके साथ साथ उसकी डिटेल भी पढ़ेंगे। तो हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे भारतीय इतिहास के साथ। और भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांट के चलते हैं हम, जिसके अंदर ठीक है, जिसके अंदर क्या है, 3 कालखंड होते हैं। पहला तो ये है प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत। दूसरा कौन सा होता है, मध्यकालीन भारत, ठीक है। और तीसरा होता है अपने पास आधुनिक भारत। हम इन 3 कालखंड में बांट के चलते हैं। और हमारी परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, हमारी परीक्षा में जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत से आते हैं। ऐसा नहीं कि इनके अंदर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है हमारे एग्जाम में हिस्ट्री का, इतिहास का जो है, वो आधुनिक भारत से होता है। और आधुनिक भारत से जो है वहीं से आज हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, ठीक है। आधुनिक भारत के साथ शुरुआत करेंगे। और ये आधुनिक भारत की जो शुरुआत होती है ना, वो 1707 से शुरुआत होती है और 1947 तक का जो काल है इसको मान के चलते हैं हम आधुनिक भारत। 1707 से 1947 तक। 1947 के बाद का जो भारत है उसको बोलते हैं आज़ादी के बाद का भारत, आज़ादी के बाद का भारत, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें से जो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ से आते हैं। और स्वतंत्रता के दौरान जो आंदोलन हुए थे, जो क्रांतियाँ हुई थी, कोई छोटी कोई बड़ी, वो सभी इसी के अंदर होते हैं और यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं इसमें से, मध्यकालीन भारत में से बहुत कम आते हैं। ऐसा नहीं कि आते नहीं, आते हैं पर बहुत कम आते हैं। और हम शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत के साथ। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा आधुनिक भारत, ठीक है। आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम रहेगा आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत की ये क्लास रहेगी फर्स्ट, ठीक है। आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है, आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की हम बात करें, ठीक है, हमने ये कितने से माना है, 1707 से इसको मान के चले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि 1707 को क्यों माना, किसकी शुरुआत 1707 क्यों मानी, उस समय भारत की परिस्थितियां क्या थी, क्या कारण रहा था कि इसको 1707 माना गया। ये सभी जो आपके मन में डाउट्स होते हैं उन सभी का हम क्या करेंगे, यहाँ आपका डाउट क्लियर करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। 1707 में क्या हो जाता है कि आपको पता है भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था, ठीक है, मुगलों का शासन था। और 1707 में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। इसकी, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब और औरंगजेब से पहले जितने भी शासक हुए हैं मुगल काल के, वो सभी एक स्ट्रोंग शासक थे। स्ट्रोंग को बोल सकते हैं, यानी कि वो बिल्कुल मजबूत शासक थे, उनकी शासन पर अच्छी पकड़ थी। लेकिन औरंगजेब के बाद क्या होता है कि जो शासक बनते हैं ना, उनकी पकड़ सत्ता पे इतनी मजबूत नहीं होती है। और क्या है कि सत्ता बिखरती चली जाती है। और जहां तक वो शासन करते थे वो छोटे छोटे एरिया उनसे छूटते चले गए। और क्या है कि भारत का विभाजन होता गया,
छोटे छोटे टुकड़ों में बंटता गया। तो उसके बाद है वो परिस्थितियां विपरीत होती चली गई। तो उसके बाद की जो परिस्थितियां विपरीत होती हैं और क्या होता है कि विदेशी कंपनियों का आगमन हो जाता है, चाहे वो यूरोपीय कंपनी हो, चाहे वो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी हो। सभी के आने के बाद क्या होता है कि जो केंद्रीय शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, यानी कि कमजोर हो जाती है। इसलिए वहां से लेके 1947 तक के काल को क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हमने देखा कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। आपके एग्जाम में पूछता है कई बार कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन कोई भी दे देगा, आगरा है, दिल्ली है, अजमेर है, अहमदनगर है, कुछ भी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर के किले में इनकी मृत्यु हो जाती है कब, 1707 में। और 1707 के बाद जो शासक हुए ना वो सभी कमजोर होते चले जा रहे हैं और विदेशी आक्रमण भी हो रहे हैं। क्षेत्रीय शक्तियां जैसे मराठे हैं, राजपूत हैं, उनका भी उत्थान हो रहा है और इधर से कमजोर हो रहे हैं, विदेशी कंपनी आ रही हैं। तो क्या है कि देश है ना वो एक बिखराव की तरफ बढ़ रहा है। तो उस दौरान से 1707 से ऐसा नहीं है कि मुगल कालीन सत्ता बिल्कुल खत्म हो गई। 1857 तक इनकी सत्ता चलती है, लेकिन कमजोर तरीके से चलती है, इतनी मजबूत नहीं है, कमजोर तरीके से चलती है। ठीक है, कमजोर तरीके से चलती है। एक बार इसको करना, कैमरा एडजस्ट, लाइट तेज ज्यादा हो रही है। थोड़ी सी तेज, थोड़ी सी, ठीक है, थैंक यू। अब 1757 तक, सॉरी 1857 तक क्या होता है, इनका शासन चलता है। तो इस दौरान कुछ शासक हुए हैं जिनके शासनकाल में अनेकों गतिविधियां हुई हैं। किसी के शासनकाल में कुछ खास गतिविधि हुई, किसी के शासनकाल में कुछ कम हुई हैं। हम क्या करते हैं, हमको इनके बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि कौन कौन से शासक हुए हैं, उनके शासनकाल में कौन सी घटनाएं हुई हैं। इनके बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं कि कौन से शासक हुए हैं। तो उनकी एक छोटी सी ट्रिक है जो हमारे एग्जाम में बहुत काम आएगी, और वो कौन सी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे और आप भी लिख लेना कि बजाओ FM अहमद आलम साहब। ठीक है, बजाओ FM अहमद आलम साहब। ये कौन है, ये क्या है, इसका नाम क्या है। ये एक ट्रिक है कि इसके अंदर वो शासक हुए हैं जो 1707 से 1857 के काल के दौरान जिन्होंने शासन किया है भारत पर। ठीक है, वैसे हम लिखते हैं सबसे पहले, वैसे अगर हम लिखें, वैसे किसका नाम आता है, यहां से बजाओ से हमने लिखा वैसे। वैसे एक शासक का नाम है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह है प्रथम। ठीक है, ये थे बहादुर शाह प्रथम। और इनका जो शासनकाल है ना वो 1707 से 1712 तक रहता है। 1707 से 1712 तक रहता है। इसके बाद जो काल आता है वो जाओ। ठीक है, इसकी अगली ट्रिक से लिखते हैं हम जाओ, और जाओ से हम उठाते हैं जहांदार शाह। क्या उठाते हैं, जहांदार शाह, जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह था, इनका शासनकाल रहा था 1712 से 13। ठीक है, 1712 से 13, यानी कि 12-13 में इनका शासनकाल रहा था। इसके बाद जो है उनका नाम आता अफ से, और अफ से जो नाम आता वो फर्रुखसियर का है। किसका है, फर्रुखसियर, फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर। ये वो शासक हैं जिन्होंने क्या किया था कि बताते हैं कई बार कि इनको कोई दिक्कत हो गई थी, कोई फोड़ा हो गया था, ऐसे कुछ इतिहास में बताया जाता है कि इनका इलाज किया था किसी अंग्रेजी डॉक्टर ने, और इन्होंने क्या किया था, उसके बदले ना 3000 रुपये सालाना
कहा कि आप 3,000 रुपये सालाना हमें दो और आप क्या बंगाल में मुफ्त व्यवहार करो। और यहाँ से ना वो जड़ शुरू होती है कि अंग्रेज़ों के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कि लड़ाई शुरू हो जाती है, फ्रुक्शियर। और इनका जो शासनकाल है वो है 1713 से 19 तक का। ठीक है, 1713 से 19 तक का। इसके बाद आता है एम। ठीक है, और एम से जो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि इनका नाम है मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। इनको बोलते थे आमतौर पर रंगीला। क्या बोला जाता था? रंगीला। रंगीला का क्या मतलब है? ये बड़े रंगीन मिजाज के इंसान थे भाई। ठीक है, रंगीला आदमी था ये, बड़े रंगीन मिजाज के इंसान थे। इन्होंने सत्ता से कोई मतलब नहीं था, पैतृक सत्ता मिली हुई थी, इन्होंने क्या करना था? कुछ नहीं करना था, अपनी मौज मस्ती। ठीक है, शासन की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं था। और ये वही शासक हैं जिनके काल में करनाल का युद्ध हुआ था और नादिर शाह आए और क्या कोहिनूर का हीरा लेकर चले गए। यही है। इनके प्रत्येक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अब क्या है कि ट्रिक लिख रहे हैं तो बार बार से हम लिख रहे हैं कि क्या क्या इनके दौरान हुआ था। और इनका जो शासनकाल था ना वो था 1719 से 1748 का। ठीक है, 1719 से 1748 का ये था। इसके आगे जिसका नाम आता है वो होता है फिर अहमद। ठीक है, अहमद। अहमद से क्या था? अहमद शाह। ठीक है, ये थे अहमद शाह। ये अहमद शाह थे ये। और ये अहमद शाह अब्दाली नहीं थे, ये सिर्फ अहमद शाह थे, अहमद शाह है। ठीक है, और इसके बाद आता है आलम। आलम, आलम का पूरा नाम क्या था? आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय। ठीक है, बोर्ड पे आ रहा है पूरा? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आलमगीर द्वितीय। और इनके बाद जो आता है वो आता है शाह आलम द्वितीय। अगला था ना शाह, यहाँ से उठाते हम शाह आलम द्वितीय। SAH से उठाते हैं, शाह से उठाते हम शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। और इनके शासनकाल की बात करते हैं तो ये 48 से है ना, ये 48 से 1748 से कितना है? 54 या 56 है, देखना एक बार। ये है भाई 54 है। ठीक है, ये 54 है। और इनका शासनकाल है 1754 से 1759 का। बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि पीछे तक? हाँ दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। 59 तक। ठीक है, और ये है ना आलमगीर द्वितीय 1700 कब से? 54 से 1759 तक का काल है। यहाँ देख के आपको इतना तो याद आता होगा कि 1757 में एक लड़ाई होती है जो बड़ी फेमस है। ठीक है, कौन सी? 1757 की कौन सी लड़ाई है? कमेंट में बताना भाई कौन सी है। ठीक है, और एक 1764 में भी है। ठीक है ना। अब इनका जो काल है वो कौन सा है? शाह आलम द्वितीय का 1759 से 1803 तक। बहुत लंबा शासनकाल चलता है, बहुत लंबा शासनकाल चलता है। सॉरी 1803 नहीं, 1806 है शायद। हाँ 1806 तक का शासनकाल है, 59 से 6 तक का। अब इतना लंबा शासनकाल चलता है लेकिन कुछ नहीं कर पाते ये भी। ठीक है, और शाह आलम द्वितीय से इतना आपको याद आता होगा 1759 से 1806 तक है। 59 के बाद 64 भी आता है और 64 में भी एक लड़ाई होती है। ठीक है, वो भी कमेंट करके बताना, हम चर्चा करेंगे आगे चल के इनकी। लेकिन आप अगर देख रहे हैं तो एक बार सोचना कि कौन सी लड़ाई हुई थी। इसके बाद आते हैं, एक तो ए से और एक है बी से। ठीक है, ए से कौन है और बी से कौन है? ए से है अकबर द्वितीय। कौन है भाई? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, ये है अकबर द्वितीय। ठीक है, और अकबर द्वितीय वो शासक थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय को
इंग्लैंड में भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। इन्होंने कहा राजा राम मोहन राय से, उनका पूरा नाम था मोहन राय, राजा की उपाधि भी अकबर द्वितीय ने ही दी थी उनको, और उपाधि के बाद वो क्या हो गए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में हम आगे चलकर पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय को इन्होंने कहाँ भेजा, इंग्लैंड में अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, यानी कि मेरी पेंशन बढ़ाई जाए। लेकिन वहीं ब्रिस्टल शहर में उनकी डेथ हो जाती है, किनकी, राजा राम मोहन राय की। वो उनके बारे में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। अब क्या हम मुगल शासन के काल में पढ़ रहे हैं, मुगल शासन के बारे में पढ़ रहे हैं। और इनका जो अकबर द्वितीय का जो टाइम है ना, वो 1806 से और 1837 तक का है, ठीक है। इसके बाद आता है बै से, लास्ट कौन सा है, बै से कौन से हैं, बहादुर शाह। लेकिन ये प्रथम आ चुके हैं पहले यहां, और ये कौन से हैं, द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। और इनका जो काल है ना वो 1837 से 1857 तक, और ये लास्ट वारिस है मुगल काल की। इनको बहादुर शाह द्वितीय को ना एक और नाम से भी जाना जाता है, कौन से नाम से, बहादुर शाह जफर, ठीक है, इनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। अच्छा, नीचे वाले बोर्ड पे दिख नहीं रहे, कोई बात नहीं, जो दिख रहा ना 1837 से 1857 है, लास्ट में 1857 की लड़ाई तक। और 1857 की क्रांति में क्या करते हैं, इनको पकड़ के रंगून भेज देते हैं, और वहीं इनकी डेथ हो जाती है, और इनका मामला सारा खत्म, मुगल काल खत्म। अब बताते हैं मुगलों के वारिस बसते हैं दिल्ली में चांदनी चौक पर जो भी है, अब भारत आज़ाद हो चुका है, वो अलग बात है। एक बार फिर से देखते हैं हम कि हमने क्या पढ़ना है, कि हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत के दौरान क्या था कि 1707 में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु, कहाँ हो जाती है, अहमदनगर के किले में। ये एसएससी में एक बार पूछा था, और ये कोई भी छोटा बड़ा एग्जाम हो पूछ सकता है, कहाँ हुई थी। आमतौर पर हम सोचेंगे या तो दिल्ली में हुई होगी, आगरा में हुई होगी, क्योंकि शासन यहाँ पे बैठ के करते थे वो। लेकिन क्या है कि दक्षिण अभियान के दौरान वो दक्षिण में गए हुए थे, और जब 89 ईयर के थे करीब ये, ठीक है, और इनकी वहाँ पे ही डेथ हो जाती है। तो उसके बाद कुछ शासक हुए हैं जिन्होंने भारत पे शासन किया और भारत को कमजोर कर दिए, क्योंकि ये सत्ता पे अच्छी पकड़ नहीं कर पाए थे। कौन से थे वो उनके हमने लिखी एक ट्रिक ताकि हम याद रख सकें। वो ट्रिक थी बजाओ एफएम अहमद आलम साहब। वैसे कौन सा था, बहादुर शाह प्रथम, जिनका शासनकाल था 1707 से 1712। उसके बाद था जाओ से था जहांदार शाह, जिनका शासनकाल था 1712 से 13 का। उसके बाद था अफ से फरुखशेर था, एफ से फरुखशेर का शासनकाल था 1713 से 19, ठीक है। और इसके बाद आता है एम से होता है मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, करनाल की लड़ाई इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। फिर अहमद शाह, ये बस नाम के शासक हुए हैं, इन्होंने कुछ खास नहीं किया, यहाँ से कोई प्रश्न भी नहीं उठता है। फिर आलम से आलमगीर द्वितीय, इनका शासनकाल है 1754 से 1759। इनके शासनकाल में क्या होता है कि प्लासी की लड़ाई होती है। ये चाहते तो वहाँ प्लासी में जाके, ठीक है, मैंने पूछा था आपसे, कमेंट में बताएं, बाकी जो भी है मैंने बता दिया। प्लासी की लड़ाई होती है 1757 में। ये चाहते तो वहाँ जाके सिराजुद्दौला का साथ दे सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिससे क्या था कि इन्हीं का क्षेत्र कमजोर पड़ गया। फिर कौन सा है, शाह आलम द्वितीय, इनके शासनकाल में बक्सर की लड़ाई होती है, और ये बक्सर की लड़ाई में योगदान देते हैं, बाकी हार जाते हैं। ये अवध के नवाब और क्या थे, वहाँ के शासक कौन थे, मीर कासिम थे कि मीर जाफर थे, वो आप कमेंट में बताना, ठीक है। फिर कौन था, अकबर द्वितीय, ये अंग्रेजों के ही सहयोग से ना शासक बने थे। और उसके बाद आता है बहादुर शाह द्वितीय, और इनका शासनकाल होता है लास्ट में। और ये ना सिर्फ नाम के थे यहाँ तक। अब क्या था, अकबर द्वितीय के शासनकाल में ही ना सत्ता है वो सिमट गई थी लाल किले तक। 1803 तक तो लाल किले तक सिमट गई थी, और यहाँ तक भी नौबत आ गई थी कि भाई आप ना लाल किले को खाली करो, आपको सम्राट की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ऐसी स्थिति आ गई थी। लेकिन नाम के फिर भी थे, ये सिर्फ लाल किले के अंदर ही रहते थे, इनका कोई बाहर कोई काम नहीं था। और 1857 की क्रांति में इनको वहां से उठाकर भी कहाँ शिफ्ट कर दिया, रंगून में। और रंगून में क्या हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इनके बारे में, बड़े अध्ययन करेंगे एक एक के बारे में।
अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, एक बार के लिए बाद में अपना लिख सकते हैं। चलो भाई, आपने लिख लिया होगा। अब बढ़ते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं कि क्या क्या हुआ था। और जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये हमारे ऑफिशियल चैनल जो शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी के चैनल पे डाल दी जाएगी। ठीक है, आप देख रहे हैं शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी, जहाँ पर आपको फ्री में मैथ्स पढ़ाया जा रहा है। लेकिन आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं जीएस भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान जो सीखी थी, मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, कि ताकि ना आपको एक बार पढ़ने के बाद आपको कहीं दूसरे चैनल पे विजिट करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अगर आपने क्लास अच्छे से देखी है तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हम क्या पढ़ रहे थे भाई? हम पढ़ रहे थे सबसे पहले बै से कौन से शासक थे? बै से पढ़ रहे थे हम बहादुर शाह प्रथम। कौन से थे? बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, अब ये शासक बन जाते हैं कब? 1707 में। बड़े ध्यान से देखना भाई, 1707 में शासक बन जाते हैं। इससे पहले क्या है कि औरंगजेब है ना, क्या करते हैं, औरंगजेब ने क्या किया हुआ है कि अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, क्या करते हैं कि बड़े निरंकुश शासक कहे जाते हैं। कई बार धर्म परिवर्तित करवा दिए होते हैं, कहीं पे ज़्यादा टाइट किया हुआ है, किसी मतलब ज़्यादा शोषण है। अभी क्या करते हैं, शासक बनते हैं। इनके सामने परिस्थितियां हैं बिल्कुल विकट, इनके सामने बड़ी विपत्तियां हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मैं लिख देता हूं। सबसे पहले एक तो सबसे बड़ी समस्या है राजपूत राज्यों की। ठीक है, राजपूत राज्यों की। ठीक है, राजपूत राज्य जो अब राजस्थान का क्षेत्र है, मारवाड़ है, मेवाड़ है। ठीक है, ये अब वो क्या था, एक और जयपुर है। ऐसी कुछ इनके विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं। दूसरे कौन से हैं? मराठे हैं। ठीक है, मराठों के साथ भी इनकी जो संबंध है वो अच्छे नहीं हैं। तीसरे नंबर पे कौन आ जाते हैं भाई? इनके बाद किसका नाम आता है? पंजाब का जो क्षेत्र है। ठीक है, पंजाब का जो क्षेत्र, वहाँ पर भी इनके अच्छे संबंध नहीं हैं। और भी आजू बाजू के और भी हैं, सभी के बारे में जितने भी आगे आएंगे तो उनके बारे में हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो इनके संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अब ये क्या करता है, बहादुर शाह प्रथम सोचता है कि हमें ना शासन करना, और शासन करने के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे विवाद ज़्यादा न हो हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा ये, जो सबसे पहले क्या है, मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ कौन सा राज्य है? जो आज का जोधपुर है। ठीक है, मारवाड़ या मेवाड़, ये राजस्थान के क्षेत्र हैं। अब उनमें से कुछ अलग अलग बट गए हैं। ठीक है ना, तो ये क्या करता है कि वहां पे ना कि ज़्यादा चाहता है कि मैं सत्ता को और अधिक मजबूत तरीके से अपनाऊं। ठीक है, ये अपनी सत्ता मजबूत करना चाहता है। ठीक है, सत्ता मजबूत करने की कोशिश करता है, और सत्ता मजबूत करने के उद्देश्य से क्या करता है कि वहाँ ना सैनिकों का और ज़्यादा पड़ाव डाल देता है, यानी कि सैनिकों को और ज़्यादा वहाँ पे रख लेता है। ठीक है ना, मारवाड़ में। और ज़्यादा सैनिक भेजने पर वहाँ पे क्या होता है, फिर इनका विरोध होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है कि विरोध होता है काफ़ी। ठीक है, इनका काफ़ी विरोध होता है। और साथ के साथ क्या करते हैं ये, आपने नाम सुना होगा ना, आमेर फोर्ट। ठीक है, आमेर, आमेर का नाम तो सुना होगा। आमेर कहाँ है? आमेर जयपुर में। ठीक है,
आमेर फोर्ट। ये क्या करते हैं कि आमेर पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कि भाई आप भी हमारे ही नीचे काम करोगे, जो हम कहेंगे वो करेंगे। और क्या करते हैं, आमेर के जो शासक है ना, कौन है, जय सिंह, ठीक है, जय सिंह होंगे ना, हाँ, ये जय सिंह को हटाकर वहां उनके छोटे भाई हैं विजय सिंह। कौन है, विजय सिंह। ये वहां पर जय सिंह को हटाकर गद्दी से कि भाई जय सिंह आप हमारा कहना नहीं मानते, हम विजय सिंह को बैठा देंगे, विजय सिंह को शासन पे बैठा देते हैं। अब जिसको शासन करना था शासन तो वही करेगा ना। अब आप अपनी मर्जी से किसी को बैठा दोगे तो थोड़ी चलेगा। अब देश पर शासन करना है, मनमोहन जी को बैठाओगे तो पता है कि हाँ शासन अच्छे से होगा, अर्थव्यवस्था खराब नहीं होगी। मोदी को बैठाओगे तो आपको पता है कि पाकिस्तान की वाट लगेगी पर हमारी अर्थव्यवस्था की वाटर लग जाएगी। ठीक है, अगर राहुल गांधी को बैठा दिया तो हमारी दोनों ही वाटर लग जाएंगी, ठीक है ना। तो शासन का मतलब होता है, ठीक है ना, शासन का मतलब होता है एक योग्य शासक। तो क्या हुआ कि पब्लिक ने यानी कि जनता ने वहां का विरोध किया, वहां की जो जनता है वो क्या कर देती है, विरोध कर देती है, भाई नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए, इसको तो पता ही नहीं है कुछ, कौन बैठा दिया आपने, ठीक है, विरोध होता है। और बड़ा विरोध होता है कहाँ से, मारवाड़ से भी, आमेर से भी। बड़े विरोध के बाद ये सोचता है कि भाई अगर ऐसे विरोध चलता रहा ना तो अपनी सत्ता ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं, हम भी अपनी गद्दी से हाथ धो देंगे। तो उन्होंने क्या किया, भाई कोई बात नहीं है, हमारी गलती हुई, हम उस गलती को मानते हैं, आपके साथ ना समझौता कर लेते हैं। और ये दोनों परिस्थितियों में यानी कि कहाँ पे, मारवाड़ और आमेर के साथ क्या कर लेता है, समझौता कर लेता है, ठीक है, समझौता कर लेता है। ये क्या कर लेता है भाई, समझौता कर लेता है। यानी कि मित्रता तो हम नहीं कह सकते, पर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जिसके बाद क्या करते हैं ये, लैपटॉप चार्ज नहीं लगा भाई, लग गया, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं भाई, ये कोशिश करते हैं कि भाई इनके साथ अपने संबंध हैं वो अच्छे रहें, हम क्या करें कि अपना विवाद न बढ़े, अपनी सत्ता वो आराम से चलती रहे, ठीक है। यहाँ तक तो इन्होंने कर लिया और क्या कर दिया, वापिस जनता की बात मानी और जय सिंह को ही वापिस बैठा दिया। वापिस कौन आ गए, अब राजा वापस आ गए, जय सिंह। कौन आ गए वापस, जय सिंह। विजय सिंह को कहा भाई मैं तो आपको कुर्सी देने के लिए तैयार था पर आपकी जनता विरोध कर रही है, तो भाई माफ़ करना, सॉरी, हम जय सिंह को ही बैठाएंगे कुर्सी पर, ठीक है। यहाँ पे चल जाता, वापिस जय सिंह आ जाता है। और मारवाड़ में क्या करता है कि भाई अपनी वापिस सेना बुला लो, क्यों लफड़ा किया, क्योंकि अब हमारी इतनी हैसियत बची नहीं है कि हम इनके साथ लफड़ा करेंगे, ये हमें कहीं ठोक पीट के चले गए तो फिर सारी की सारी सत्ता खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इनके साथ फिर अपने क्या कर लेते हैं, संबंध सुधार लेते हैं, ठीक है। इनके साथ सबसे पहला काम तो यही करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं ये, अब इनके साथ तो इन्होंने समझौता कर लिया, अब बाकी भी तो बचे हैं, वो भी तो नहीं मानेंगे, ठीक है, वो भी तो हैं कुछ। अब क्या किया इन्होंने, ये गए मराठों के पास, ठीक है। अब मराठों के पास गए, उधर मराठे उद्दंड मचाए हुए हैं, बड़े आतंक खिंडाए हुए हैं। अब बोल सकते हैं कि हम ये सब कुछ, आप कुछ नहीं हो, आपकी सत्ता कमजोर हो चुकी है, आपके पास वो कुछ नहीं बचा जो आप चाहते थे। ये क्या करते हैं, भाई आप है ना आराम से रहो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे और आप हमारे साथ आराम से रहो, हम आपके साथ। आपका क्या था कि आपका जो कैंडिडेट था जो 1700 कब पहले ही, जिसको क्या नाम था उनका, शिवाजी का पुत्र, ठीक है, शिवाजी का जो पुत्र था, कौन था, शिवाजी का पुत्र, शिवाजी का जो पुत्र था, पुत्र का मतलब होता पोता, ठीक है, पुत्र था, उनका नाम था साहू, ठीक है, साहू। ये थे ना औरंगजेब की कैद में थे। इनकी कहानी समझते हैं एक बार, मराठों के साथ कैसे संबंध होते हैं। शिवाजी का पुत्र था, पोता था साहू, जिनको राजा साहू बोलते हैं। साहू ये क्या था, औरंगजेब की जेल में कैद में था, औरंगजेब ने इनको कैद में कर रखा था, इनको औरंगजेब ने कैद में कर रखा था। अब ये क्या करते हैं, बहादुर शाह प्रथम, भाई मराठों के साथ भी संबंध सुधारने पड़ेंगे, नहीं तो मराठे पहले जितने कमजोर नहीं रहे हैं, हम पहले जितने मजबूत नहीं रहे हैं,
ये भी हमें ठोक पीट देंगे। तो क्या करते हैं, ये राजा साहू को ना, साहू को ये आज़ाद कर देते हैं, कैद से छोड़ देते हैं। ठीक है, कैद से मुक्त कर दिया इनको। किसको कर दिया? राजा साहू को कैद से मुक्त कर दिया। किसके शासनकाल के दौरान? बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल के दौरान। और क्या कहा कि भाई आप जाओ शासन करो, हमें कोई मतलब नहीं आपसे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी, वो आप गलती बोल सकते हो, वो जानबूझ के की गई हरकत बोल सकते हो। इन्होंने क्या कर दिया कि राजा साहू को कैद से तो मुक्त कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि आप उस क्षेत्र के शासक हो या उस क्षेत्र के राजा हो, किसी विरासत के राजा हो। इससे क्या हुआ कि वहां पर जाकर ना साहू और उनकी चाची ताराबाई के बीच युद्ध आरंभ हो जाता है। किस किस के बीच? साहू और उनकी चाची ताराबाई के साथ। जिससे क्या है कि ये जो मराठों की जो सत्ता है ये भी कमजोर होने लगती है। ठीक है, अब कौन विजय होता है, कौन सी मराठों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, जो भी होते हैं वो हम मराठा साम्राज्य के दौरान पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है ना। वहां इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है, साहू को छोड़ देते हैं और क्या कर देते हैं, अब मराठे कहते हैं कि भाई हमें ना एक तो सरदेशमुखी दोगे। ठीक है, सरदेशमुखी इनकी डिमांड है कि हमें सरदेशमुखी चाहिए। किसकी है? मराठों की डिमांड है। पहली डिमांड तो ये है। दूसरी डिमांड ये है, ये कहते हैं कि हमें चौथ का अधिकार भी चाहिए। चौथ का अधिकार चाहिए भाई। अब ये दो शब्द आ गए, कौन से? सरदेशमुखी और चौथ। सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि सरदेशमुखी क्या है और चौथ क्या है। अगर आपने इनके बारे में पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो फिर हमें बार बार डाउट करेंगे हमारे दिमाग में कि सरदेशमुखी क्या होता है, चौथ क्या है। दरअसल सरदेशमुखी क्या था, जो राजा शिवाजी थे, महाराजा शिवाजी, ठीक है, महाराजा शिवाजी बोलते हैं इनको। महाराजा शिवाजी के शासनकाल से एक ऐसा कर चलाया जा रहा था, एक ऐसा टैक्स था कि वो कहते थे कि मैं ना इतने सरदेशमुखों का प्रमुख हूँ। सरदेशमुख मतलब इतने क्षेत्र का प्रमुख हूँ। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हो कि हमारा गांव होता है और गांव के ऊपर एक ब्लॉक होता है। ठीक है, ब्लॉक होता है। अब ब्लॉक का कोई मुखिया है, वो बोलता है कि इतने गांव मेरे अंडर में आते हैं और मैं इतने गांव का प्रमुख हूँ, और यहाँ से जो आपकी इनकम आती है ना, गांव से जो टैक्स आता है, जो आपकी इनकम है, उसका 1/10 भाग, 1/10 भाग आप मुझे देंगे। कितना? 1/10 भाग। और किसका? ये जो उस क्षेत्र की आय है। ठीक है, उस क्षेत्र की जो आय होती है उसका 1/10 भाग किसको देंगे? मराठों को। और मराठों में शासक कौन था उस समय? महाराजा शिवाजी। ठीक है, शिवाजी महाराज बोलते हैं, शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज क्या कहते थे कि 1/10 भाग आय का मुझे देंगे, और इस आय का क्या कर देते थे, वो क्षेत्र के विकास के लिए लगाते थे। ठीक है, क्षेत्र विकास के लिए, क्षेत्र विकास के लिए हो सकता है पानी के नल की सुविधा की गई हो सकता है सड़क की सुविधा की गई जो भी है, हो सकता है बिजली पानी जो भी है उस समय जो भी सुविधाएं थी वो क्षेत्र के विकास के लिए थी। ये क्षेत्र के विकास के लिए लगा दी गई थी। ये था सरदेशमुखी। अब क्या किया, शासन कौन कर रहा है अब मुगलों में? शासन कौन कर रहा है भाई? बहादुर शाह प्रथम। ठीक है ना, शासन कौन कर रहा है? बहादुर शाह प्रथम। ये बहादुर शाह प्रथम क्या करता है कि भाई आपको ना हम क्या कर देंगे, सरदेशमुखी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन ये है, कंडीशन है एक कि इस सरदेशमुखी है ना, इसका कलेक्शन जो होगा वो हमारे अधिकारी करेंगे। फिर जो आपका कलेक्शन होता है हमारे अधिकारी करेंगे, उसके बाद आपको दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद नहीं करोगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और दूसरा कौन सा होता है? चौथ का अधिकार। इसको कहते हैं भाई ये आपको नहीं मिलेगा, ये कतई नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, ये तो मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता वो तो वो जाने, पर हमें जानना ये जरूरी हो जाता है कि ये था क्या, कि ऐसा क्या था ये चौथ का अधिकार जो हमें नहीं पता और बहादुर शाह प्रथम ने मना करते। अक्सर ये क्या था कि मराठे थे ना, मराठे जो थे ये मराठे, ये अपने पड़ोसी राज्य को जीत लेते थे, लड़ाई कर देते थे, वहां पे जीत लेते थे, ठोका पिटी कर देते थे वहां पे। ठीक है, वहां पर ठोका पिटी के बाद क्या था, भाई आप हमारे अंडर काम करो, आप क्या करो, आपकी जो है ना उसका 1/4
कितना 1/4, 1/4 भाग, एक चौथा, चौथाई भाग आप बोल सकते इसको, चौथाई भाग। कितना? चौथाई भाग। चौथाई भाग को क्या है, आप है ना हमारे पास जमा करवा दो। आपकी जितनी इनकम होती है उसका 1/4 भाग आप हमारे पास जमा कराओगे। अगर नहीं जमा किया तो हम आपको फिर लूट लेंगे। अब जिसका इतना ब्योत है, यानी कि जिसकी इतनी हैसियत है कि भाई कोई बात नहीं, इस बार तो हार गए, अगली बार हम भी नहीं छोड़ेंगे, तो वो क्या करते थे, भाई नहीं देंगे चौथ, नहीं देंगे चौथ। और जिसको लगता था कि भाई मराठों के साथ तो हम उलझ नहीं सकते, ये हमें और भी ज़्यादा लूटेंगे, तो क्या करते थे भाई, 1/4 हिस्सा इनको आराम से दे देते थे। भाई आप हमें परेशान मत करो, ठीक है, आप हमें परेशान मत करो, हम आपको 1/4 हिस्सा दे देंगे हमारी आय का पर एनम, यानी कि प्रत्येक साल में आप अपने काम करते रहो, हमारे क्षेत्र में आके हमारी जनता को परेशान मत करो। ये था 1/4 भाग, इसको बोलते चौथ का अधिकार। और इसी चौथ का अधिकार बहादुर शाह प्रथम ने नहीं दिया। किसको नहीं दिया? मराठों को, ठीक है। और मराठों के साथ इनके संबंध इतने ही रहे, भाई आप सर देशमुखी का रहेगा और आप इतने में सहमत हो जाओ, हम आपके साथ कोई विवाद नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लेना चाहते हैं तो। हो गया। इसके बाद क्या होता है कि इनका एक पड़ोस में और भी तो है, उधर कहाँ, यहाँ का जो क्षेत्र है, भारत से ऊपर का जो पश्चिमोत्तर बोलते हैं जिसको, पश्चिम का जो भाग है, यहाँ पे किसका है, ये सिखों का जो क्षेत्र है। यहाँ पे क्या करते हैं ये बहादुर शाह प्रथम, यहाँ गुरु गोविंद सिंह है, कौन है, गुरु गोविंद सिंह। और ये गुरु गोविंद सिंह के साथ क्या करते हैं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, ठीक है ना, सुनी होगी ना कहावत। गुरु गोविंद सिंह के साथ क्या करते हैं, मित्रता रख लेते हैं। भाई इनको पता है कि बहादुर शाह प्रथम को हमें ना अब मित्रता के साथ ही रहना पड़ेगा, शासन करना है तो। और ये गुरु गोविंद सिंह के साथ क्या कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मित्रता, कोई दुश्मनी नहीं है, हम मित्रता करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की हो जाती है मृत्यु। इसके बाद जो यहाँ का जो शासन संभालते हैं वो कौन होते हैं, बंदा बहादुर, ठीक है। अब जिसका नाम ही बंदा बहादुर है तो वो तो बहादुर होगा ही, ठीक है। अब बंदा बहादुर क्या करता है कि भाई हम ना इन मुगलों से ना कोई समझौता नहीं रखेंगे, इनके अंडर में काम नहीं करेंगे, इनके नीचे काम नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। और ये क्या कर देते हैं, बंदा बहादुर विद्रोह कर देते हैं, भाई हम आपकी क्यों माने, ठीक है, क्षेत्र हमारा तो शासक भी तो हम ही होने चाहिए, हमारा क्षेत्र तो शासक हम ही होंगे। और क्या कर देता है, बंदा बहादुर विद्रोह कर देता है, किसके साथ, मुगलों के साथ। अब समस्या हो गई भाई, अब क्या किया जाए, ठीक है। अब समस्या में क्या करते हैं, मुगल शासक, मुगल सम्राट या मुगल बादशाह कौन है, बहादुर शाह प्रथम। अब परेशान है भाई, अब तो ये तो नहीं छोड़ेंगे, दो से तो निपट लिए, अब ये तीसरा और आ गया, अब क्या किया जाए। इनके गुरु से तो हम समझौता कर चुके थे, मित्रता कर चुके थे, पर वही तो बंदा बहादुर है, नाम का बंदा है बहादुर, ये तो नहीं छोड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, जाते हैं जाट सरदार के पास जिनका नाम है चूड़ामन। किसके पास जाते हैं, जाट सरदार है एक चूड़ामन, जाट सरदार, क्या नाम है इनका, चूड़ामन, ठीक है, चूड़ामन या चूड़ामन बोल सकते, चूड़ामन। इनके पास जाते हैं कौन, मुगल सम्राट, मुगल सम्राट कौन, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। ये लिख दिया हमने बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम किसके पास जाते हैं, ये जाते हैं जाट सरदार चूड़ामन के पास। भाई चूड़ामन, हमारे साथ एक लफड़ा हो गया, गुरु गोविंद सिंह जी के साथ हमारी मित्रता थी, वो नहीं रहे। अब उनका एक सेवक है जिनका नाम बंदा बहादुर है, वो हमारे साथ विद्रोह कर रहा है, वो हमारे साथ लड़ाई लड़ रहा है। क्या किया जाए, हमने एक वो बनाया था, क्या नाम था उनका, किला था लोहगढ़ का किला जो अंबाला के पास है,
हिमालय की तराई में बोलते हैं कि हमसे वो भी छीन लिया उन्होंने, जो गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था हमने उनसे लिया था, इन्होंने क्या किया, वो छीन लिया हमसे। ठीक है, लोहगढ़ का किला भी छीन लिया, अभी हमें भी हमारी सत्ता भी छीन सकते हैं। चूड़ामन साहब आप हमारी सहायता करें। और ये चूड़ामन साहब के पास जाते हैं सहायता मांगने के लिए, और चूड़ामन क्या करते हैं, ये बंदा बहादुर के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। कौन? बंदा बहादुर के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इनकी लड़ाई हो जाती है। ठीक है, और इनमें विजय किसकी होती है फिर? बहादुर शाह प्रथम इनकी चलती है। और इससे आगे के जो शासनकाल आते हैं उस समय बंदा बहादुर को पकड़कर इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम के बाद, बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन आते हैं? जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह। जहांदार शाह के शासनकाल में क्या होता है, बंदा बहादुर को पकड़कर हत्या कर दी जाती है। ठीक है, जहांदार शाह के शासनकाल में बंदा बहादुर की हत्या कर दी जाती है। किसकी हत्या कर दी जाती है? बंदा बहादुर की। ठीक है, अब एक बात तो यह, चूड़ामन सरदार को, जाट सरदार थे, इनको ना शायद साथ नहीं देना चाहिए था। बाकी वो इतिहास है जो जैसा है हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बंदा बहादुर की हत्या कर दी जाती है। वो वैसी परिस्थितियां जैसी भी रही होंगी वो हमें नहीं पता वहाँ की, तो ये क्या कर देता, हत्या कर देता है। और 1707 से बना है और 1712 तक इनका शासनकाल चल जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इनकी बहादुर शाह प्रथम भी निपट जाते हैं भाई, इनकी हो जाती है मृत्यु। कब? 1712 में। ठीक है, ये भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ये भी निपट जाते हैं। ठीक है, इसके बाद शासक आएगा कौन? जहांदार शाह। कौन आएगा भाई? जहांदार शाह। अब पढ़ेंगे हम जहांदार शाह के बारे में। ठीक है, स्क्रीन पे सब साफ दिखाई दे रहा है? ठीक है, अब पढ़ेंगे हम जहांदार शाह के बारे में। इनका शासनकाल तो रहा है थोड़ा ही, लेकिन काम बहुत किए इन्होंने। क्या नाम इनका? जहांदार शाह। ये शासक 1712 से 1713 तक करते हैं। कब से करते हैं? 1712 से 1713 तक। और ये ऐसे ही शासक नहीं बने हैं। अब एक बात मैं बताऊं आपको, जो आपको जाननी बहुत जरूरी हो जाती है। इससे पहले क्या होता था कि मुगल काल में क्या होता था कि कोई भी राजा जो बनता था ना, कोई भी जो राजा बनता था वो किसी मजबूत सामंत की सहायता लेता था। सामंत, ठीक है, एक मजबूत सामंत की सहायता लेता था, ताकि ना ये सामंत एक है दो है जो भी है वो मेरे संपर्क में रहे, मेरे कंट्रोल में रहे। सामंत यानी कि उस समय के धनाढ़ पुरुष थे जिनकी आम जनता पे अच्छी पकड़ थी, उनसे संपर्क स्थापित करते थे ये, उनसे उनसे सहायता के बाद ये अपने अपने आप को राजा बना लेते थे। ठीक है, क्योंकि इनकी पकड़ मजबूत थी, राज दरबार में भी, आम जनता में भी। ठीक है, पैसे में भी वैसे भी, दोनों ही कंडीशन में। लेकिन अब तक परिस्थितियां क्या थी कि विपरीत हो चुकी थी। अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी थी। अब क्या हो रहा था कि ये जो सामंत है ना, ये अपनी मर्जी से किसी राजा, किसी राजकुमार को राजा बनाते थे। वो राजा बनने से पहले वो राजकुमार ही होता है। ठीक है, वो चाहते थे कि हमारी मर्जी का कोई कैंडिडेट है ना वो राजा बने, ताकि हम जो कहें वो होता रहे। ठीक है, अब जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि अगली बार मोदी राजा बने, कुछ लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी राजा बने, कुछ लोग चाहते हैं कि कोई भी राजा ना बने, हम राजा बने। कुछ लोगों का ऐसा ओपिनियन है, वो अलग बात है। तो अब क्या था कि इन लोगों का विचार था कि हम अपनी मर्जी का शासक बनाए। तो ये वो पहला शासक था जो बेचारा किसी सामंत की सहायता से शासक बना। सामंत की सहायता से नहीं, किसी सामंत ने अपनी मर्जी के लिए इनको शासक बनाया, मतलब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इनको शासक बनाया। ये पहले ऐसे कैंडिडेट हुए हैं। और ये किसकी सहायता से बने हैं? ये बने हैं जुल्फिकार खां की सहायता से। ठीक है ना, जिसकी सहायता से शासक बने उनका नाम था जुल्फिकार। हाँ, मात्रा छोटी बड़ी हो सकती है भाई जुल्फी में। जुल्फिकार खां। ठीक है, जुल्फिकार खां की सहायता से नहीं ये शासक बनते हैं। किसकी सहायता से? जुल्फिकार खां की सहायता से शासक शासक बनते हैं।
अब ये शासक तो बेचारे बन गए, अब ये चाहते हैं कि भाई इन्होंने तो मुझे कंट्रोल ही कर लिया, इनसे निपटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनके खिलाफ भी कुछ साजिशें चलती रहती हैं। क्या चलता है, साजिशें चलती रहती हैं। और ये क्या करते हैं भाई, शासक बनने के बाद, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जजिया कर को समाप्त कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, नाम का तो राजा ये है, लेकिन कंट्रोल किसका है, जुल्फिकार खां का है। कंट्रोल किसका है, जुल्फिकार खां का। जुल्फिकार जो भी करेंगे वो जुल्फिकार खां करेंगे, नाम इनका चलेगा। ठीक है, जैसे कि पीछे की सरकार में कहते हैं नाम मनमोहन सिंह जी का चलता था, वो कि सारी नीतियां सोनिया जी की होती थी, ऐसा कहा जाता। देखो वो अब राजनीति का मुद्दा मुझे नहीं पता ज़्यादा। ठीक है, तो वैसे ही करता धरता कौन थे, जुल्फिकार खां थे, नाम किसका चला था, जहांदार शाह का। इन्होंने सबसे पहले क्या कर दिया, जजिया कर, ठीक है, जजिया कर जो था उसको समाप्त कर दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि सर ये जजिया कर क्या है, बहुत बार पढ़ा है, ये कभी समाप्त कर दिया, फिर कभी लागू कर दिया, फिर समाप्त कर दिया, अंत में फिर से समाप्त कर दिया, ऐसी बहुत सी कंडीशन हुए हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार ये जजिया कर है क्या। कई जगह लिखा होता कि घृणित जजिया कर, घृणित का मतलब जिनसे घृणा की जा सकती है, ऐसा कर था ये। जजिया कर अक्सर होता क्या था कि जब कभी भी ना, क्या होता था, जब कभी भी गैर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे किसी मुस्लिम शासक का शासन होता था, वहाँ पे अगर मुस्लिम है तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। अगर वहाँ गैर मुस्लिम कोई भी कैंडिडेट है, गैर मुस्लिम, तो वो क्या था, जैसे कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं और कुछ भी हैं, तो वो ना उनको इतनी आज़ादी नहीं दी जाती थी कि आप ऐसा सब कुछ कर पाओ। अब गैर मुस्लिम है ना, उनको क्या था कि जजिया कर दो आप, ठीक है, जजिया कर एक धार्मिक कर था, जजिया कर दो, जजिया कर आप दोगे, आप हमें दोगे जजिया कर, तो आप अपने त्योहार है, वो अपनी परंपरा है, वो आराम से कर सकते हो। अगर आपने धर्म के नाम पर हमें जजिया कर नहीं दिया, तो आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार तो क्या, आप अपने धर्म की मान्यता भी नहीं आपको हमारे यहाँ पे, आप अपने धर्म की पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, प्रतिबंध लगा दिया जाता था एक। अगर सामान्य बात में हम मान के चलें, तो जहाँ पे मुस्लिम शासक था और वहाँ पे कोई अदर कोई भी था, अन्य कोई भी धर्म था, वो सिख है, हिंदू है, या कोई भी है, जितने भी धर्म हुए अलग अलग, उनको क्या करना था कि जजिया कर देना होता था। उसके बाद ही वो अपने धर्म का क्या करते थे, पालन करते थे। अगर उन्होंने जजिया कर नहीं दिया तो अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते थे। तो ये था जजिया कर। और ये सबसे पहले इन्होंने समाप्त तो कर दिया, लेकिन सबसे पहले लगाया कब था, 712 ईस्वी में। किसने शासन, किसने आक्रमण कर दिया था भाई भारत पर, याद है कुछ, 712 ईस्वी पूर्व में, एक मिनट के लिए, 712 का ही समय रहा होगा शायद। भारत में जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था भाई। इनके बारे में जो भी है ना, जजिया कर के बारे में जितने क्वेश्चन वो लिख लेते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, सिंध प्रांत में लगाया था। कहाँ लगाया था, सिंध प्रांत में। उस समय दिल्ली तक ये पहुंचे नहीं थे। कहाँ तक नहीं पहुंचे थे, दिल्ली तक। ये वहीं पे पहुंच के रह गए थे। सिंध प्रांत में लगाया था सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने। दिल्ली सल्तनत के काल में फिर लगाया गया था ये। कब, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो मध्यकालीन भारत का है, न कि आधुनिक भारत का। ठीक है, मध्यकालीन भारत का। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले लगाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था ना सर, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह है तुगलक, ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में। इसके बाद जो लगाया जाता है ना, फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि
ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था पहले। इसके बाद ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया। स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। ब्राह्मणों पर भी, ब्राह्मणों पर पहली बार किसने लगाया था? ये भी किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगता था, किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर भी फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार लगाया था दिल्ली सल्तनत के काल में। किसने लगाया था? दिल्ली सल्तनत के काल में लगाया था भाई, ठीक है। और फिर क्या हुआ था? इसके बाद अकबर ने, अकबर ने ये समाप्त कर दिया था। जो जजिया कर है अकबर ने समाप्त कर दिया था। उसके बाद फिर भी लगाया गया है औरंगजेब के समय में, ठीक है। अकबर के शासनकाल में इसको समाप्त कर दिया गया था। इसको यानी कि मध्यकाल में भारत में जो लगाया गया था फिरोज शाह तुगलक ने, इसको अकबर ने समाप्त कर दिया था। किसने कर दिया था? अकबर ने, अकबर ने समाप्त कर दिया था। और इन्होंने, अकबर ने ना एक दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। वो हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे, मुगल काल की, जो जहाँ से 1526 से जो शुरुआत होती है वहाँ से हम पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे इन्होंने किस धर्म की स्थापना की थी, क्या क्या किया था, वो वहाँ पढ़ेंगे। अकबर ने समाप्त कर दिया था। औरंगजेब के शासनकाल में फिर से इसको आरंभ कर दिया था। फिर क्या हुआ था? इन्होंने इन्होंने जुल्फिकार खान ने किसके शासनकाल में? जहांदार शाह के काल में इनको फिर से समाप्त कर दिया, ठीक है। ये हो गया था यहाँ तक। इसके आगे है, जुल्फिकार खान ने क्या किया? शासक किसको बनाया? जहांदार शाह को बनाया, जिनका टाइम रहा था 1712 से 13। अब काम के जो कर्ता धर्ता कौन थे? जुल्फिकार खान थे। इन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया कर के बारे में पढ़ चुके हैं, गैर मुस्लिम धर्म के ऊपर लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर था। पहली बार जजिया कर कब लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम के समय लगाया गया था। कहाँ लगाया था? सिंध प्रांत में लगाया था। इसके बाद क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत के काल में किसने लगाया था? दिल्ली सल्तनत के काल में फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ठीक है। और उसके बाद क्या है? दिल्ली सल्तनत काल के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? प्रथम बार ये क्वेश्चन कई बार पुट होता है, तो ब्राह्मणों पर भी किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। किस मुगल काल ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? ठीक है, किस मुगल काल ने, सॉरी, किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद ये क्वेश्चन कई बार आता है, समाप्त कर दिया था, ठीक है ना, समाप्त कर दिया अकबर ने। तो आपका जो क्वेश्चन होता है उसके बाद समाप्त इन्होंने भी किया है, लेकिन जो परीक्षा में जो आपका प्रश्न आएगा ना, वो यहीं तक खत्म हो जाता है कि अकबर ने समाप्त किया था। अगर ये पूछे अकबर के बाद किसने समाप्त किया था, अकबर के बाद पूछे ना, फिर आप लगाओगे जहांदार शाह को, ठीक है ना। अब काम तो जुल्फिकार खां कर रहे हैं, लेकिन शासक का नाम किसका चलता है? जहांदार शाह का, ठीक है ना। जहांदार शाह ने खत्म कर दिया था, अकबर ने समाप्त कर दिया, औरंगजेब ने फिर स्टार्ट कर दिया, फिर किसने कर दिया? जहांदार शाह ने खत्म कर दिया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो। इसके बाद बढ़ते हैं हम इन्होंने क्या क्या किया भाई? जुल्फिकार खान ने क्या किया था, देखते हैं। एक तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो आमेर के जो शासक है ना, आमेर के शासक, आमेर के शासक कौन है? आमेर के शासक पीछे हम पढ़ चुके हैं ना, अभी चर्चा हुई थी, जय सिंह और विजय सिंह की। आमेर के शासक कौन है? जय सिंह। आमेर के शासक जय सिंह, ठीक है। और एक हम मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक कौन है उस समय पर तात्कालीन? इनका नाम है अजीत सिंह, ठीक है। अभी अजीत सिंह और जय सिंह के साथ, जय सिंह और अजीत सिंह के साथ एक संबंध स्थापित करते हैं मित्रता का, और कुछ
इनको जिम्मेवारियां दे देते हैं कि भाई ना आप ना कुछ जिम्मेवारियों के साथ काम करोगे। क्या वो पढ़ते हम, ये क्या कर देते हैं भाई, मारवाड़ के शासक है ना अजय, ये क्या नाम, अजीत सिंह, इनको गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। किसको, मारवाड़ को। अगर हम मैप से अगर थोड़ा सा समझें, मुझे मैप थोड़ा सा देख लेते हैं मैप पर, गुजरात से लेकर ये कुछ है नीचे का भारत, तो यहाँ पे जो गुजरात है ना, ठीक है, और यहाँ पे राजस्थान है, कुछ मिले हुए हैं। भारत आज़ादी के बाद कुछ क्षेत्र बांट दिए गए हैं, और यहाँ का जो कुछ मध्य का जो क्षेत्र है ये है मध्य, जैसे कि आज यहाँ का जो क्षेत्र कौन सा है, क्या बोलते हैं उसको, मध्य प्रदेश, और जो भी क्षेत्र आते हैं यहाँ के, ये क्या करते हैं, मारवाड़ के जो शासक है ना अजीत सिंह को क्या करते हैं भाई, आप गुजरात के सूबेदार नियुक्त किए जाते हो, गुजरात का ये क्षेत्र, ठीक है। किसको नियुक्त किया जाता है, अजीत सिंह को। किसको, अजीत सिंह को। आप ना यहाँ के सूबेदार हो, सूबेदार का मतलब सेना आपके अंडर में है, आप यहाँ पे शासन करो, हम जैसा करते हैं, हम जैसा कहते हैं, आपको सेना दी जा रही है, आपकी सेना है, ठीक है, आप यहाँ पे शासन करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सूबेदार नियुक्त किया जा रहा है यहाँ का। और ये क्या करते हैं, अजीत सिंह को, अजीत सिंह कौन है ना, सॉरी, अजीत सिंह को तो यहाँ कर दिया, अब कौन से, जय सिंह। जय सिंह कहाँ, आमेर के शासक है, कहाँ के हैं, आमेर के शासक हैं। और इनको क्या कर देते हैं, इनको कर देते हैं भाई मालवा का सूबेदार। ये क्षेत्र है मालवा का पठार। मालवा का पठार आपने पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ेंगे आगे चल के ज्योग्राफी में। यहाँ का जो क्षेत्र है ना मालवा, ठीक है, मालवा का पठार तो पढ़ा ही होगा। और ये कौन सा क्षेत्र था, गुजरात। ये कौन सा था, गुजरात, ठीक है ना। इनको गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं, कहाँ का, गुजरात का। और इनको क्या कर देते हैं, मालवा का सूबेदार, मालवा का सूबेदार। किसको नियुक्त कर देते हैं भाई, बताना एक बार। ये कर देते हैं जय सिंह को। किसको कर देते हैं, जय सिंह को। जय सिंह को यहाँ का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं, सूबेदार जय सिंह को। जय सिंह कौन है, आमेर का शासक। आमेर कहाँ, आमेर का किला कहाँ है, जयपुर में। जिसने देखा वो ठीक है, नहीं देखा वो एक बार जरूर देखें, बड़ा आलीशान है, ठीक है। अगर आप किला देखने जाते हो तो मारवाड़ यानी कि जोधपुर का किला भी है, वो भी बहुत अच्छा है, पहाड़ी के ऊपर है, बड़ा अच्छा है, देख के आना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आपका, ये तो हो गया, इनके साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं भाई उनके साथ हो गया था अपना। अब क्या था कि मारवाड़ के साथ विवाद खत्म, आमेर के साथ विवाद खत्म। अब मराठे हैं, वो भी कहते हैं कि भाई आपसे पहले जो राजा थे उनके साथ हमारा जो समझौता हुआ था, उनके साथ जो समझौता हुआ था, हम उनके साथ 100% खुश नहीं है, हमें उतनी खुशी नहीं है, हमें ना अपना हक चाहिए। और इनको क्या कर देते हैं, चलो भाई आपको ना चौथ वसूलने का हक दे देते हैं। और कंडीशन क्या है, चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे जो मन में आएगा वही करेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। अब होगा क्या, कंडीशन वो कि हमारे अधिकारी है ना, वो चौथ को वसूल करेंगे। चौथ का वसूल कौन करेंगे, हमारे अधिकारी। हमारे अधिकारी का मतलब है मुगल काल के अधिकारी, मुगल शासक के जो अंडर में काम करते हैं ना, वो कैंडिडेट भेजे जाएंगे। आप जिन क्षेत्र से चौथ वसूलना चाहते हैं उनके पास, वहाँ से जो टैक्स कलेक्ट होगा, वहाँ से जो कर का संग्रह होगा, वो लाकर आपको वापस दे दिया जाएगा। यानी कि इसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में, जहांदार शाह के शासनकाल में चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया जाता है, ठीक है ना। मैप दिख रहा, हाँ ठीक है। किसके शासनकाल में, जहांदार शाह के शासनकाल में किसको, मराठों को चौथ वसूलने का अधिकार दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है भैया, मराठों को। अगर आपको याद नहीं रहता ना, ये मराठे ही हैं भाई। लास्ट में एक समय ऐसा आ जाता है कि ऐसा लगता है कि अब देश में सिर्फ मराठों का शासन होगा, मराठे शासन करेंगे, इतनी मजबूत स्थिति में हो जाते हैं। लेकिन 1761 की लड़ाई होती है, उनमें ये बुरी तरह हार जाते हैं, पानीपत की तृतीय युद्ध में, तीसरी लड़ाई में, और इनका अंत बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी फिर भी उठ खड़े होते हैं, लेकिन इनका कभी सपना पूरा नहीं होता कि पूरे देश पे शासन कर सके, ठीक है। वो मराठा साम्राज्य के अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन से इनके राजा हुए हैं, ठीक है,
कौन किसने क्या क्या किया है सब पढ़ेंगे। ये पेशवा क्या थे, जो भी पेशवा कौन से पेशवा थे, कौन किस पेशवा ने क्या क्या किया है, वो हम मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जब टॉपिक आएगा उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अब ये हम पढ़ रहे थे मुगल काल के बारे में, ठीक है। इनको चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया, लेकिन इन्होंने ना एक सबसे बड़ी गलत प्रवृत्ति का इस्तेमाल किया, जो एक बड़ी गलत प्रवृत्ति का जन्म दिया, और वो थी इजारा, ठीक है। इजारा प्रथा, ये प्रश्न में आता है भाई, इजारा प्रथा, इसके बारे में समझना जरूरी। इन्होंने इजारा प्रथा का, एक गलत प्रवृत्ति है, अच्छी प्रवृत्ति नहीं है, गलत है। ऐसी क्या है कि इसमें गलत है, कैसे बोल सकते हैं कि इसको गलत है? ये गलत प्रवृत्ति ऐसी है कि इसके अंतर्गत एक क्षेत्र है, गांव है, एक है, दो है, कुछ भी है, उसके अंतर्गत क्या होता था कि किसी व्यक्ति को ना आम किसान से, कृषक से कर वसूलने का अधिकार था। ये कहते थे कि आपके अंडर में, आपके अंतर्गत इतनी जमीन आती है, इतना क्षेत्र आता है, उससे हमें इतना टैक्स चाहिए। आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो कि आपके क्षेत्र से ना हमें सालाना 10,000 रुपये का टैक्स चाहिए। हमें नहीं पता कि आप वहाँ से कितना कलेक्ट कर सकते हो। आप वहाँ से चाहे 8,000 करो, लेकिन हमें 10 चाहिए। आप वहाँ से 18,000 करो तो भी हमें 10 चाहिए। आप वहाँ से 10 लाख करो तो भी हमें 10,000 ही चाहिए। इससे क्या हुआ कि वो क्या करते थे, राजा को तो जो निश्चित धनराशि थी वो जमा करा देते थे, ठीक है। उसके बाद क्या करते, अपनी आय बढ़ाने के लिए वो किसानों से, कृषकों से ज़्यादा शोषण करते थे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा कर लेते थे। इससे क्या हुआ कि जो किसान हैं, जो गरीब कृषक हैं, अब एक बात मैं बता दूं आपको, किसान और जमींदार में फ़र्क होता है। कृषक कौन होता है और किसान कौन होता है, ठीक है। और जमींदार क्या होता है? जमींदार क्या होता था कि जमीन का मालिक होता था। जमींदार क्या था? जमीन का मालिक था। और किसान क्या था? जो खेती करता था या उससे जमींदार से जमीन ले लेता था। और कृषक क्या था कि जो उसके लास्ट में काम करता है, ठीक है, जो लास्ट में काम करता, मजदूरी करता है, वो है कृषक, ठीक है, वो है कृषक। और जमींदार कौन है? जमीन का मालिक। अब कई बार बोल देते हैं कि हम तो भाई खेती करते, जमींदार हैं। अब जिसके पास जमीन है 1 एकड़, ठीक है वो जमींदार। ऐसा नहीं कहते जमींदार नहीं, पर वो जमींदार का मतलब होता था उसमें बड़े भूखंड का बड़ा माल, बड़े भूखंड का मालिक होता था जमींदार। और इन्होंने क्या किया, इजारा प्रथा को बढ़ावा दिया, इजारा प्रथा का जन्म किया इन्होंने, ठीक है ना। और इजारा प्रथा के अंतर्गत क्या था कि ये एक निश्चित राशि तो राजा के पास जमा करा देते थे, बाकी आम कृषक से, आम जनता से बड़ा शोषण करते थे, जिससे से क्या था कि कृषकों का उत्पीड़न हुआ। क्या हुआ? कृषक थे, कृषकों का उत्पीड़न बढ़ गया, ठीक है, उत्पीड़न बढ़ गया भाई, उत्पीड़न बढ़ गया, ठीक है। क्योंकि अब क्या करती है, किसी का शोषण होता है, क्या वो राजा के पास जाएगा। अब राजा के पास जा नहीं सकते, क्योंकि राजा के पास जाएंगे तो राजा कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि राजा ने तो बीच वाले व्यक्ति से पहले पैसे लिए हैं। अब मान लेते हो राजा के पास जाएं, अब वो बीच वाला व्यक्ति कहे, राजा साहब मैंने आपकी पेमेंट पूरी कर दी है, आपने तो कहा था कि आप कितना भी टैक्स कलेक्ट करो, हमें तो अपना हक चाहिए, आपका तो हक मिल गया राजा साहब आपको, अब हमारी मर्जी है, आपने कहा था। तो इससे क्या हुआ था, कृषकों का उत्पीड़न बढ़ गया था। और इसके बाद क्या हो जाता है, कुछ ही समय का शासनकाल होता है और इनकी हो जाती है मृत्यु, ठीक है। मृत्यु अक्सर होती नहीं है, हत्या ही इनकी, मृत्यु नहीं है। हम इसके बाद क्या हो जाता है भाई, ये निपट जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। अक्सर इसको मृत्यु बोलते हैं, लेकिन इनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है, इनकी जहांदशा की, और ये निपट गए। इसके बाद का जो शासन होता है, शासनकाल शुरू होता है, वो होता है भाई फर्रुखशियर का। किसका होता है? फर्रुखशियर का, ठीक है, फर्रुखशियर का, ठीक है। और फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह रंगीला, बहुत से शासक और वे हैं, उनके बारे में भी हम ऐसे ही बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, इनके बारे में भी ऐसे ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसकी क्लास को, आगे वाली क्लास को आप ध्यान से देखें, जितना भी होगा आप क्लास लगातार देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।